हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सभी को स्वागत है इस प्लेटफॉर्म में। और आप लोगों के लिए ऑलरेडी वर्क पावर का वीडियो क्लासेस अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल पे। आप लोग वहां जाकर पहले वीडियो जरूर देखिएगा। जो कोई भी नए छात्र अभी जुड़े हैं इस चैनल में, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वर्क और पावर जरूर देखिए, क्योंकि एनर्जी को समझने से पहले आपको वर्क और पावर का इंफॉर्मेशन जानकारी होना चाहिए, वरना आपको कुछ भी समझ में ठीक से नहीं आएगा। तो इसीलिए क्लास स्टार्ट होने से पहले ही हम आप लोगों को कह दे रहे हैं, जरूर से जरूर आप लोग वर्क और पावर का एपिसोड जरूर देखें। दूसरी बात यह है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको वीडियो एक बार देखने से नहीं होगा, 2-3 बार आपको देखना होगा, जिससे आपका दिमाग में बैठ जाए कि जो हम बता रहे हैं, जिस हिसाब से कैलकुलेशन करवा रहे हैं, डेरिवेशन करवा रहे हैं, वो कैसे हो रहा है। क्योंकि देखिए, साइंस सब्जेक्ट में एक बार पढ़ लेने से नहीं होता है, क्योंकि सबका मेंटेलिटी एक जैसा नहीं है। तो आप लोग को 2-3 बार वीडियो देखना होगा। हम भी जब स्टूडेंट थे तो एक बार पढ़ लेने से मेरे दिमाग में नहीं बैठ जाता था, हमको भी 2-3 बार पढ़ना पड़ता था, सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ता था, तब जाके मुझे समझ में आता था। तो वही चीज हम आप लोगों को भी कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो को एक बार देखने से आप लोगों को लगेगा कि कहाँ कुछ समझ में आ रहा है, आपको 2-3 बार देखना होगा, क्योंकि आप ये चीज सीख रहे हैं, नया से आप लोग सीख रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा समय देना होगा। दूसरी बात यह है, वर्क पावर और एनर्जी का ऑलरेडी 2 क्लासेस आई थिंक अपलोड हो चुका है, और उसमें हमने एक क्लास न्यूमेरिकल्स का भी किया है, जिसमें हम लोग ने केवल वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किया था। पावर और एनर्जी का न्यूमेरिकल्स बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो उसमें भी आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया है वो बहुत से स्कूल के एग्जाम्स में आया हुआ है, उसमें लिखा भी हुआ है कि कौन सा किस स्कूल में कौन सा आया है। हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल डिस्कस करते समय हमने कहा था। तो आप लोग जरूर न्यूमेरिकल्स को जरूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी के ऊपर, और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इससे बेटर होगा कि आप ना देखें। लेकिन स्किप करके देखने से कोई मतलब नहीं बनता है, बेकार आपका डाटा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। अगर आपको देखना है तो पूरा एकदम नॉर्मल स्पीड में आपको देखना होगा, 1x स्पीड में देखना होगा। ठीक है, अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। साइंस हो या मैथ्स हो, आपको स्किप करना ही नहीं है। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी के ऊपर। देखिए, एनर्जी के ऊपर बेसिकली मेरा इच्छा है 2 वीडियो अपलोड करने का, लेकिन अगर मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन आज हो जाता है तो अगला वीडियो हम लोग का न्यूमेरिकल्स होगा, और अगर आज थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो अगला वीडियो थ्योरेटिकल करवाकर न्यूमेरिकल्स हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। एक जन का हमको बहुत अच्छा लगा कि एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर एनर्जी का बहुत जल्द अपलोड कीजिए। अपलोड हो चुका रहता, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस इतना चल रहे हैं कि हर एक क्लासेस को तो कराना पड़ रहा है, तो मुझे समय नहीं मिल रहा है। तो आपको जरूर जब भी ये अपलोड होगा, मुझे उम्मीद है कि संडे तक आप लोगों को देखने को मिलेगा एनर्जी का। लेकिन अगर थोड़ा लेट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप आगे का जितना पढ़ाया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ के रखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एनर्जी हम लोग जो पढ़ेंगे, एनर्जी में एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी होता क्या है। देखिए, एनर्जी का मतलब होता है क्या, कोई भी काम करने का जो कैपेसिटी होता है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरे शरीर में एनर्जी है तभी तो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, तभी तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं। अगर मेरे शरीर में एनर्जी नहीं रहता तो क्या हम आपसे बात कर पाते, हम आपको पढ़ा पाते? बिल्कुल नहीं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होने की वजह से ही उसमें वर्क होता है। वर्क कोई भी अगर हो रहा हो तो एनर्जी के बिना होना संभव नहीं है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। एनर्जी का होना बहुत बहुत जरूरी होता है जब भी हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं कि कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब काम करने का जो क्षमता रहता है, जो कैपेसिटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनर्जी। आया बात समझ में बच्चों? तो एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने का जो कैपेसिटी होता है, कोई भी काम करने का क्षमता। अब जैसे कि हम आपको बोले कि आप अपना टेबल से एक बुक को उठाकर वहां रख दीजिए, तो अगर आप में ताकत नहीं होगा तो आप अपने बिस्तर से ही नहीं उठ पाएंगे। ताकत जब होगा तभी तो आप अपने बिस्तर से उठ पाएंगे। तो ताकत होना ही एक एनर्जी है। पावर भी जो है, हम लोग आगे दिन लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर बोलते हैं, कितने समय में कितना वर्क डन हुआ। लेकिन वर्क डन जो हो रहा है वो एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए हम लोग एनर्जी का जो डेफिनेशन देते हैं वो क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क।
काम करने का जो क्षमता होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनर्जी। क्लियर हुआ? एनर्जी का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी काम करने का जो कैपेसिटी है, कोई भी काम करने का जो हम लोगों का क्षमता है, उसी को हम लोग वर्क बोलेंगे। चाहे हम आज अगर ये किताब को उठा के वहां रख दिए तो मेरे शरीर में एनर्जी है, उसको यूटिलाइज की है, तब जाके वर्क डन हुआ है। ओके, तो हम लोगों को इस चैप्टर में अगर हम बोले तो एनर्जी, बहुत से प्रकार के एनर्जी होते हैं। बहुत से प्रकार का मतलब जैसे साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और भी बहुत सारे एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी है। लेकिन हम लोगों को बाकी उतना एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग के सिलेबस में केवल है मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में भी मैकेनिकल एनर्जी का ही क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें भी न्यूमेरिकल्स हम लोग का मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर ही बना है। तो स्टेट बोर्ड में तो है ही, और बाकी दोनों बोर्ड्स में भी हमने देखा कि वही है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो करके पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमको केवल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही जानना है। बाकी एनर्जी के बारे में आप स्टडी करेंगे फर्दर क्लासेस में, मतलब आगे वाली क्लासेस में, चाहे वो 11 हो या 12 हो। हम लोग का इस क्लास में एक चैप्टर साउंड भी और एक हीट भी है, उसमें हम लोग हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग केवल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बिना समय वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हुआ, जैसे हम आपको एक डेफिनेशन बोल रहे हैं, द एनर्जी दैट अ बॉडी और अ सिस्टम एक्वायर बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल एनर्जी। बोलने का मतलब क्या हुआ, हर वो एनर्जी जिसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे आप अगर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो गाड़ी जब चल रहा है तो आप ये महसूस करें कि गाड़ी चल रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, गाड़ी के खिड़की से, जो बस है या जो कार है उसके खिड़की से आपको हवा आ रहा है, जब वो कार या बस चल रहा है तो वो क्या होगा, वो हम लोग का मैकेनिकल एनर्जी के कैटेगरीज में आएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हुआ जिससे बॉडी या वो ऑब्जेक्ट को ये महसूस हो कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है या वो मोशन में है, तब उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। ऐसे अगर नॉर्मल मैथमेटिकल वे में बोले तो मैकेनिकल एनर्जी का दो टाइप्स होता है, एक है हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी और एक है हम लोग का काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में पढ़ना होगा हम लोगों को। पोटेंशियल और काइनेटिक को सम अगर करें, दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो हम लोग का मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो मैथमेटिकली वे में अगर हम लोग बोले तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज द मैकेनिकल एनर्जी। और अगर हम स्टेटमेंट बेस में बोले तो हम लोग का क्या है, द एनर्जी दैट अ बॉडी और सिस्टम, बॉडी मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, और कोई सिस्टम, कोई भी सिस्टम मतलब जैसे व्हीकल्स, कार, प्लेन, ये सब जो भी है, बाय अ वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसके मोशन के बारे में, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी प्रकार का चेंज जब वो फील कर पा रहा है, चाहे वो अपने पोजीशन से लेकर हो, चाहे वो खुद ही मोशन में हो, तो वो सभी हम लोगों का मैकेनिकल एनर्जी में आएगा। ठीक है, हम बार बार माइक अपना देख रहे हैं क्योंकि मेरा माइक बीच बीच में बंद हो जा रहा है, तो इसीलिए हम चेक करें कि जल रहा है कि नहीं लाइट, क्योंकि अगर नहीं चलेगा तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरा आवाज ही चला जाएगा, तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए हम माइक देख रहे हैं बार बार कि माइक ऑन है कि नहीं। आया बात समझ में? अब हम लोग को देखना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ओके, तो एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे आज एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी जिसको एमई बोल रहे हैं। इसका दो टाइप होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, दो प्रकार का एनर्जी हम लोग का है, एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। पहले हमको बताइए मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट कि एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी का जो टाइप्स है काइनेटिक और पोटेंशियल, इसके बारे में समझ में आया। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि हम लोग का बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आईसीएसई में भी पूछता है। तो हम लोगों को पहले ये चीज देख लेना होगा कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या है। वेस्ट बंगाल तो है ही, देखिए हम जो सीबीएसई आईसीएसई में है पूरा वेस्ट बंगाल में वही है, बस फर्क ये है कि आईसीएसई सीबीएसई में क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग फॉर्मेट में होता है, वेस्ट बंगाल में अलग फॉर्मेट में होता है, बाकी बस सिलेबस में कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग का दो एनर्जी है। तो हम लोग अब समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ओके बच्चों, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझे, आपको हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम इज द मैकेनिकल वर्क obtained from it when it undergoes a change in position or shape। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का, हमने जब पढ़ा था वर्क डन वाले चैप्टर में, वर्क वाले चैप्टर में जब टॉपिक डिस्कस किया था कि वर्क डन हम लोग कब बोलेंगे,
हम लोग वर्क डन तब बोलेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो या किसी ऑब्जेक्ट का शेप साइज में चेंज आए बाय अप्लाइंग फोर्स, तभी हम उसको वर्क डन बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को कुछ इसी तरीका का डेफिनेशन बताता है। ऐसे अगर हम बोले पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम लोग का हाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बेसिकली हाइट से ही समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये हम लोग का एक पेन है, ठीक है, ये पेन है। इस पेन को अगर हम ऊपर की तरफ फेंके तो ये ऊपर की तरफ यहां तक गया, यहां तक जाने के बाद वापस वो नीचे गिरेगा। तो अर्थ सरफेस से वो जितना ऊंचा में है, यहाँ पे जब वो पहुंचा तब उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जिसमें हाइट ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तो कैसे हम लोग इसको बोल रहे हैं, चलिए हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है ये भी हम लोग का क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि देखिए एनर्जी का जो हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्म है और वर्क डन का जो है वो लगभग सेम है, इसका यूनिट भी सेम है। ऐसा नहीं है कि यूनिट अलग अलग, दोनों ही चीज सेम है। बस वर्क डन में हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं, एनर्जी में हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। फोर्स यहाँ पे हम लोग का क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये जब ऊपर की तरफ आया तो इसका तो कुछ तो एक अपना वेट है, उस वेट को हम लोग mg बोलते हैं। देखिए मास और वेट दो चीज हम लोग जानते हैं। एक ऑब्जेक्ट में, हमारे अर्थ में जितना भी चीज एग्जिस्ट करता है उसका हमेशा एक मास और वेट होता है। मास क्योंकि स्केलर होता है वो कभी चेंज नहीं होता। आप चाहे अर्थ का कहीं पे भी रहिए वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वो पहाड़ वाले इलाके में रहिए या समुद्र वाले इलाके में रहिए, कोस्टल एरियाज में रहिए या हिमालय में रहिए, जहां पे भी रहिए, मास हम लोग का कभी चेंज नहीं होता है। वेट हम लोग का चेंज होता है, क्योंकि वेट में हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है, वेट में हम लोग का ग्रेविटी का रोल है। तो यहाँ पे हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे तो इसमें वेट का बात होगा। तो हम लोग फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स को हम लोग mg बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट को h बोलेंगे। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग का अर्थ सर्फेस है, इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंके, ये मेरा हाइट h है और इसका जो वेट हम लोग का है वो mg है। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, हम लोग को जो वर्क डन का फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जा रहा है कि प्रोडक्ट हो रहा है। किसका प्रोडक्ट हो रहा है, वेट और हाइट का। हाइट को यहाँ डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, वेट को यहाँ पे फोर्स समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज बोला गया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग का mgh है। m हम लोग का मास है, g ग्रेविटी है और h हम लोग का हाइट है, जिस हाइट में ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, जितना ऊंचा फेंका गया है। मैक्सिमम जितना हाइट बढ़ेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और जितना हाइट कमेगा उतना ज्यादा हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी कमेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट, कोई क्वेरीज? ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को एक एग्जांपल्स है। ऐसे हमारे सिलेबस में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। हम हर एक एग्जांपल तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम वो एग्जांपल डिस्कस कर दे रहे हैं जो एग्जांपल ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम आपको एक बता दिए तो उसी टाइप का बाकी एग्जाम्पल्स भी होंगे। तो आप लोग एक बार पढ़िएगा घर में, बुक को फॉलो करिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। और अगर आपको एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशंस कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा कि सर हमको ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया। तो अगला जब एपिसोड अपलोड होगा तब उसमें हम वो चीज डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं कोई एक एग्जाम्पल से। हम लोग जो एग्जाम्पल अभी डिस्कस करेंगे वो हैमर का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, हैमर्स का एग्जाम्पल होगा। तो चलिए हैमर का एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं। तो हैमर का एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, हैमर के एग्जाम्पल में बोला गया है क्या, जैसे मान लीजिए हैमर मतलब हथौड़ा। ठीक है, ये हम लोग का कोई एक कील है, ये हम लोग का कोई एक कील है ऐसे करके, और ये हम लोगों का एक हथौड़ा है। ये हथौड़ा है। हम आपको बोले हैं क्या, इस कील को ये टेबल के ऊपर, यहाँ पे एक टेबल है मान लीजिए, ये हम लोग का एक टेबल है, इस टेबल में इस कील को अटकाना है जिससे ये टेबल गिरे ना। इस टेबल का जो हम लोग का हैंडल है उसमें एक कील अटकाना है। तो इस कील को अटकाने के लिए हम आपको एक कील दिए और एक हैमर दिए। हम बोले हैं कि इस कील को इस टेबल के अंदर ले जाइए। तो आप बोलेंगे बस इतना ही काम करना है सर, तो उतना कोई कठिन नहीं है, हैमर को खाली उसके ऊपर ठोकेंगे, ठोकने के बाद धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन आपको अब इसमें देखना है कि ये जो हम ठोक रहे हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रहा है। ये जो हम ठोक रहे हैं इसमें जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए। सबसे पहले ये हैमर को हम पहले ऊपर की तरफ ले जाएंगे।
क्योंकि जब भी हमको, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा स्क्रू है और ये मेरा बुक है या टेबल है, इसमें हमको ठोकना है, तो हम पहले उस हथौड़े को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाके बाद फिर ऐसे ठोकेंगे। क्यों? जब हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। और जब उस हैमर को इस स्क्रू के ऊपर फेंक रहे हैं या इस कील के ऊपर हम ठोक रहे हैं, तो ये कील क्या कर रहा है? टेबल के अंदर जा रहा है। तो ये जो हुआ, कील जो टेबल के अंदर गया वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो हैमर इस कील को ठोका वो फोर्स अप्लाई हुआ, क्योंकि हैमर से ठोकना मतलब फोर्स अप्लाई करना, और कील का टेबल के अंदर जाना हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर जब इसको हम ठोक रहे हैं इसके ऊपर, तो ये कील क्या हुआ, फिर से हम एक टेबल ड्रॉ किए, ये कील जो है यहाँ पे आ गया, और ये हैमर को हम लोग ऐसे ही ठोकते गए, ये हैमर जो है हम लोग का ऐसे ही ठोकते गए, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जा रहा है, कील धीरे धीरे अंदर जा रहा है। तो जब ये कील धीरे धीरे अंदर गया तो ये हम लोगों का हाइट हो गया, और यहाँ पे ये जो हम लोग का अप्लाई हो रहा है वो फोर्स है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि जो हैमर को हम ठोक रहे हैं वो हम लोग का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जो हाइट के वजह से वो कील अंदर जा रहा है वो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, क्योंकि ये जो हम लोग का हाइट के भीतर जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे mg वेट लग रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होगा। आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? तो हैमर वाला एग्जांपल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, आप इस ऑडियो को फिर से सुनिएंगे तो आपको समझ में आएगा। बुक में यही चीज लिखा हुआ है, आपका बहुत बड़ा डिस्क्राइब करके, आप जस्ट इसको पढ़िएगा। तो बुक में यही चीज लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। बीच में माइक ऑफ हो गया था जिसकी वजह से हम कंप्लीट करने के कगार पे पहुंच गए, फिर हमको पता चला कि आवाज नहीं आ रहा है। तो फिर हम आप लोग को बोल दे रहे हैं कि हैमर का एग्जांपल मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया है, और बुक में इसी को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ, आप लोग एक बार देखिएगा तो समझ में आएगा। हम लोग का अगला एग्जांपल है क्या, वाटरफॉल को लेकर। तो हमने ये ड्रॉ किया है, और इस ड्रॉ में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये हम लोग का अर्थ सरफेस है, ये पहाड़ है कोई, और यहाँ से पानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब ये पहाड़ है, ये पानी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जा रहा है, तो अर्थ सरफेस से हाइट ऊंचा है, तो h हाइट है, यहाँ पे फोर्स है। तो यहाँ पे भी जब पानी पहाड़ के ऊपर होगा तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी होगा ही होगा। जैसे कि अगर आप अपने घर के तीसरे मंजिल पर रहते हैं, तो आप तीसरे मंजिल पर है तो इसका मतलब आप में पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप तीसरे मंजिल पे हैं तो आप पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तब आप में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि आपका हाइट ही नहीं है अर्थ सरफेस से। अर्थ सरफेस से जितना हाइट इंक्रीज, कोई अगर 20th फ्लोर में रहता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब जितना हाइट ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। आया बात समझ में? तो ये हम लोग दो एग्जाम्पल डिस्कस किए, और ये दो फेमस एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आप लोगों को लगातार पूछता रहता है, हमेशा आपसे क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे। अब हम लोग का यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम नॉर्मल और बहुत ही इजीली वे में हम बोले तो हर वो ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों का लागू होगा जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से कुछ ऊंचाई पे है। अगर आप पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करेंगे तो उसमें भी आप में पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर आप स्कूल में है या कोई बिल्डिंग में है, चाहे वो 3rd फ्लोर हो, 5th फ्लोर हो, कोई भी फ्लोर हो, उसमें भी हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जहां हाइट का रोल है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होना तय है। आया बात समझ में बच्चों? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशंस करेंगे। ओके, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है पहले हम लोग ये समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में जैसे हाइट का इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों का वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट रोल है। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग जैसे हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, काइनेटिक में हम लोग का क्या होगा, काइनेटिक में हम लोगों का होगा वेलोसिटी का। मतलब जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट हम लोग के मोशन में रहेंगे वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी में होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर वो मूव कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी आपका काइनेटिक एनर्जी होना संभव है, और वो होगा भी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का रोल है। ठीक है, तो हर वो ऑब्जेक्ट जो हम लोग का मोशन में है, जो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं, वो सभी हम लोगों के काइनेटिक एनर्जी के अंदर आएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अब काइनेटिक एनर्जी का पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो हेडिंग देते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म एग्जाम में आता है, आपको ये चीज अच्छे से करके जाना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, हम लोग जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम लिख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट हम लोग का रेस्ट में है,
मान लीजिए कि आपके पास एक कार है और वो कार आप सुबह से नहीं चलाए, तो कार उस समय रेस्ट में था, लेकिन आप फिर दोपहर को सोचे कि चले कार से हम लोग एक जगह घूमने चलते हैं, तो जब आप कार को चलाना शुरू किए तब उसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो इनिशियल जो उसका वेलोसिटी 0 हुआ करता था, अब उसका वेलोसिटी कुछ होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, इसको हम लोग इनिशियल बोलेंगे, इसको हम लोग इनिशियल बोलेंगे। तो इनिशियल का मतलब यू हम लोग का 0 मीटर पर सेकंड होता है, यू हम लोग का हमेशा 0 होगा। मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी अभी जो चल रहे हैं, अभी आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v मीटर पर सेकंड हम लोग मान लेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। अगर उस ऑब्जेक्ट का अगर मास हम लोग का m है, मास अगर हम लोग का m kg है, m अगर है, तो अब हम लोग इसका फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इसका हम लोग फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग का फॉर्मूला होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है, 2as ये हम लोग का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 बैठा दिए तो v स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि u 0 है तो 0 स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग का 2as हो गया। अब दोनों तरफ हम लोग m मल्टीप्लाई कर दिए, तो एम वी स्क्वायर, क्योंकि मास हम लोग का है, तो एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ma हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का एम वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एम ए इंटू एस हो गया। अब एम ए को हम लोग क्या जानते हैं? फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ। और हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। आया बस समझ में? तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एम ए इंटू एस हुआ। अब यहाँ पे ये 2 को नीचे ले गए तो डिवाइड बाई 2 हो गया, और यहाँ पर एम ए की जगह एफ बैठा दिए, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पे एम ए की जगह एफ बैठ गया। एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग का वर्क डन होता है, और वर्क डन ही हम लोग का क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से हम लोग का वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। आया बात समझ में बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर है तो आप लोग बता सकते हैं। ये हम लोग का काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म है। काइनेटिक एनर्जी का ये मैथमेटिकल फॉर्म है। आप लोग को एग्जाम में कई बार पूछता है कि प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, आपसे ये पूछा जाता है तो आपको ये आंसर देना होता है। आया बात समझ में बच्चों? अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। ओके, आया बात समझ में? क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा हम आप लोगों को कुछ ये करवाते हैं, एक प्रकार का डेरिवेशन ही है अगर हम बोले तो। थोड़ा सा डेरिवेशन हम आप लोगों को करवाते हैं तो आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, आगे बढ़े अब हम लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। बोले ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत अगर है कि नहीं। कोई अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बात अलग है। ऐसा कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर? क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, ऑलरेडी मुझे लग रहा है 20 मिनट हो गया होगा। अब हम लोग एक इसका एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन में अब हम लोग का क्या है उसको देखते हैं। आज माइक मेरा डिस्टर्ब भी कर रहा है। एक्चुअली 2 क्लास लेने के बाद ये माइक में भी बैटरी प्रॉब्लम हो जाता है ना चार्ज करने का, इसी वजह से बीच बीच में ऑफ हो जा रहा है। ओके, क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में हमने ये पूछा कि 2 बॉडीज हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला छोड़ देते हैं, ये वाला थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सिंपल वाला करते हैं। आपको प्रूव करना है क्या कि प्रूव दैट लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2m, ये आपको प्रूव करना है। लीनियर मोमेंटम को हम लोग p से जानते हैं, तो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम कुछ भी अगर आप बोले, मोमेंटम ही बेसिकली। तो प्रूव दैट मोमेंटम इक्वल्स टू हम लोग को क्या दिया गया है? रूट ओवर ऑफ 2m, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं।
देखिए हम लोग को क्या पता है कि मोमेंटम का मतलब होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी अगर करेंगे तो हम लोगों को वहां पे मोमेंटम मिल जाएगा। तो मोमेंटम का मतलब होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। ये चीज ऑलरेडी हमने आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में ये चीज है। तो मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो P इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि जब P हम लोग का मास इनटू वेलोसिटी है तो अब हमको ये फॉर्म में लेकर आना है। तो इस फॉर्म में हम लोग कैसे लाएंगे, ये चीज अब हम लोगों को देखना है। ओके, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर आना होगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये हम लोग का होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू हाफ एम स्क्वायर वी, यहाँ पे क्या किए हैं, ऊपर नीचे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई किए। ये पी स्क्वायर मतलब पी इक्वल टू एम वी हुआ, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किए तो पी स्क्वायर हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 इंटू 1/2 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम इसको ऐसे तोड़े तो 2m इंटू हाफ एम वी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। मतलब एम स्क्वायर को 2m में स्प्लिट कर दिए, एक हम लोग का 2m हो गया और ये हाफ को अंदर ले गए, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का पी स्क्वायर क्या आ गया, 2m, ये हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग का काइनेटिक एनर्जी था जिसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग का पी जो होगा रूट ओवर ऑफ 2me हो गया, ये हम लोग का आंसर होगा। समझ में आया बच्चों कैसे इसको करना है। इस क्वेश्चन आपका ऐसा ही टाइप का रहेगा कि आपको बोल देगा कि प्रूव करना है P इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2me। तो हम लोग P को बोलते हैं क्या, मोमेंटम, और मोमेंटम का डेफिनेशन हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से हम लोग का मोमेंटम आ जाएगा और फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से हम लोग का 2 और 1/2, फिर हम लोग उसको एडजस्ट किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं और फिर यहाँ पे ये हाफ को अंदर लेकर और ये एम स्क्वायर को तोड़ दिए 2m में और हाफ अंदर चल गया, और यही हम लोग का काइनेटिक एनर्जी जो कि E है, के ई है। तो ये काइनेटिक एनर्जी E हुआ और स्क्वायर हटा दिए तो रूट आ गया। ओके बच्चों, समझ में आया आपको। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, अगला क्लास में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का खत्म होगा। तो अगले क्लास में हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। लोग संस्कृत करेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। 2 नया टॉपिक जो हम लोग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, वो है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस ये 2 कर लेने से हम लोग का ये वर्क और एनर्जी चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में ये 2 टॉपिक के साथ और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, अपने रिविजन कीजिए और जितना आगे का अपलोड हुआ है उसको रिवाइज करते रहिए। यूट्यूब में देखिए बच्चों, हमसे जितना हो पॉसिबल हो पा रहा है हम आप लोगों को उतना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल या एप्लीकेशन करवा पा रहे हैं। लेकिन अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑफलाइन में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ाते हैं, मतलब एक क्लास हम लोग का मिनिमम 2 आवर्स तो हो गई। तो ऑफलाइन में बहुत डिटेल्स है और हर एक क्वेश्चन को स्पेसिफाई करके कराते हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे जुड़ना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप में आप चैट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, रिवाइज कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपको नए सेशन में ये 2 टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। और अगर किसी का एग्जाम है स्कूल में, क्योंकि सीबीएसई का और आईसीएसई का यूटी स्टार्ट होने वाला है, अगर यूटी में ये चैप्टर आप लोगों का आ रहा है तो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ओके, और हो सके तो क्वेश्चन पेपर मुझे शेयर भी कीजिएगा उस व्हाट्सएप वाले नंबर पे। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।